स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे रिलेशन पार्ट 4 में एक्सरसाइज को सॉल्व करने की। एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस हैं रिलेशन से रिलेटेड उन्हें सॉल्व करने की। लास्ट लेक्चर में आपने रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव ये रिलेशंस के बारे में देख लिया, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है वो देख लिया। इसके बाद एक चीज़ और जनरेट होती है जो आपसे 1 नंबर में पूछी जाती है या 4 नंबर के क्वेश्चन में भी डाली या पूछी जा सकती है, वो है इक्विवेलेंस क्लास। हेडिंग लगा लीजिए इक्विवेलेंस क्लास। इक्विवेलेंस क्लास, एक बात मैं आपको बता दूं कि इक्विवेलेंस क्लास केवल और केवल वहीं जनरेट होती है या वहीं एग्जिस्ट करती है जहां पर R एक इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। अगर R एक इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है, मतलब या तो रिफ्लेक्सिव या तो सिमेट्रिक या तो ट्रांजिटिव या एनी टू ऑफ देम या तीनों के तीनों, सारे में से कोई भी ऐसा हो जाए कि जो डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा तो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं बनेगा। और अगर इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं बनेगा तो इक्विवेलेंस क्लास भी जनरेट या एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो सबसे पहली बात तो ये याद रखनी है, आपको करना क्या है, if A belongs to capital A and capital R be a relation defined on capital A। हमने क्या किया कि स्मॉल a कैपिटल A का एलिमेंट है, उसको निकाल लिया, और कैपिटल R एक रिलेशन है जो A के ऊपर डिफाइन है, एंड R इज इक्विवेलेंस रिलेशन, और R एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। जैसा कि मैंने अभी बोला कि जब हम बात इक्विवेलेंस क्लास की करेंगे तो ऐसा केवल और केवल तभी होगा जब R एक इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि सपोज आपसे इक्विवेलेंस क्लास A की पूछी गई है, तो देन द इक्विवेलेंस क्लास इज डिनोटेड बाय दिस ब्रैकेट। अगर A की पूछी है तो हम इसमें A डाल देंगे, B की पूछी है तो इसमें B डाल देंगे, या जिसका भी पूछा है 1 2 3 का पूछा है तो 1 डाल देंगे। मतलब ऐसा कहीं आपको लिखा मिल जाए तो इसका मतलब है वो इक्विवेलेंस क्लास को डिनोट कर रहा है, इक्विवेलेंस क्लास पूछी गई। क्योंकि एग्जाम में जरूरी नहीं है कि आपसे इक्विवेलेंस क्लास बोल के ही पूछा गया हो, ऐसा भी लिखा जा सकता है कि ये लिखा हो, इसका मतलब इक्विवेलेंस क्लास। अब है क्या, इक्विवेलेंस क्लास एक सेट है, ठीक है। यहाँ पर हमने इक्विवेलेंस क्लास A का डिफाइन किया, तो ये एक सेट है जिसमें B टाइप के एलिमेंट होंगे सच दैट A रिलेटेड टू B होना चाहिए। यानी कि जिसकी इक्विवेलेंस क्लास आपसे पूछी जा रही है उससे रिलेट करने वाले जितने भी एलिमेंट है, उससे रिलेट करने वाले, जैसे A है तो A से रिलेट करने वाले जो भी एलिमेंट्स हैं वो आपको यहाँ रख लेने हैं। और तब तक ऐसा करना है जब तक कि वो सारे के सारे एलिमेंट जो भी रिलेट A से कर रहे थे वो खत्म ना हो जाए, और उससे मिलके जो सेट बनेगा वो आपका इक्विवेलेंस क्लास कहलाएगा। क्लियर है, नोट करिए पहले इसको, नोट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, तो इक्विवेलेंस क्लास का तो डेफिनेशन था, अभी वैसे एग्जाम्पल से करते हैं, ठीक है। लेट कैपिटल A बी ए सेट ऑफ होल नंबर्स एंड कैपिटल R बी ए रिलेशन डिफाइंड ऑन A। R का रिलेशन क्या है, A, B टाइप के ऑर्डर पेयर R में होने चाहिए, और मॉड ऑफ A माइनस B इज डिविजिबल बाय 2। देन फाइंड द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3 का इक्विवेलेंस क्लास निकालना है। आपको ध्यान ये रखना है कि यहाँ आपसे इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं पूछा गया, इक्विवेलेंस रिलेशन पूछा गया होगा तो आपको दिखाना पड़ेगा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। इक्विवेलेंस क्लास पूछी है इसका मतलब इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, ठीक। तो हमें सिर्फ और सिर्फ इक्विवेलेंस क्लास के से बात करनी है। तो क्या करना है कि आंसर कैसे करेंगे, अगर 1 नंबर क्वेश्चन आएगा तो उसमें इक्विवेलेंस क्लास ही पूछी गई होगी और उसको आपको डायरेक्टली हैंडल करना है। तो क्या करना है, 3 या ये रहा, मैंने क्या बोला, आपको जिसका भी इक्विवेलेंस क्लास पूछा गया हो उससे रिलेट करने वाला एलिमेंट उठाना है। तो आपको करना क्या है, अपना रिलेशन पे ध्यान दीजिए। मुझे यहाँ चाहिए 3 हमारा वो एलिमेंट है जिसका इक्विवेलेंस क्लास निकलेगा, और B वो पॉइंट है जो हमें नहीं मालूम, जो हमें निकालना है। तो इसका मतलब है हम यहाँ पर A की जगह जहाँ जहाँ A है वहाँ 3 रख देंगे, इज डिविजिबल बाई 2। क्लियर, यहाँ पर हमने क्या किया, केवल A को रिप्लेसमेंट कर दिया, बाकी सारा सेम, ठीक। अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ B की जगह एक एक करके सारे होल नंबर रख के देखूंगा, और जो रिजल्ट यानी जो होल नंबर रखने के बाद जो रिजल्ट आ रहा होगा वो अगर 2 से डिवाइड हो रहा होगा तो वो नंबर जो आपने रखा है वो आपको यहाँ रख लेना है। जैसे
आपने होल नंबर पहला जीरो होता है, जीरो रखा तो ये 3 देगा और 3 2 से डिवाइड होगा नहीं। क्लियर? तो आप 1 पे गए होंगे, आपने यहाँ पे 1 रखा तो 3 - 1 = 2 और 2 से 2 डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब आपने यहाँ पे क्या रखा था 1, तो पहला नंबर 1। क्लियर है? 1 आपने यहाँ रखा बी की जगह होल नंबर और 1 रखने पे यहाँ 2 मिला, 2 2 से डिवाइड हो गया, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे आपने जो नंबर रखा था वो 1 था, तो 1 उठा के आपको लेना है। इसके बाद हम 2 पे पहुंचे, 2 रखेंगे डिवाइड नहीं होगा। 3 पे पहुंचे, 3 - 3 0 और 0 डिवाइड बाई 2, तो इसका मतलब है 3 लेना है। फिर इसके बाद हम 4 पे पहुंचे, 4 डिवाइड नहीं होगा, 5 पे आ जाइए। 3 - 5 - 2 मॉड की वजह से +2, 2 2 से डिवाइड, इसका मतलब है 5 लेना है। फिर इसके बाद अब आपको ये पता चल गया है कि सारे ऑड नंबर्स ही लेने, क्योंकि वही आपको इवन नंबर देंगे, तो अगला 7 होगा, फिर 9 होगा, एंड डैश, और ये इन्फिनिटी तक जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका जो ए सेट है वो होल नंबर्स का, होल नंबर्स इनफाइनाइट होते हैं, तो आपको क्या करना था कि एक एक करके नंबर सारे, यहाँ इनफाइनाइट नंबर अगर हैं तो ये कभी खत्म ही नहीं होंगे, ये ऐसे ही डॉट 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 सारे के सारे जितने भी ऑड नंबर्स हैं यहाँ पर आते चले जाएंगे। अब रख के देख लीजिए, जैसे 9 आपने रखा तो 3 - 9 is -6 मॉड से बाहर आ जाएगा, +6 2 से डिवाइड हो जाएगा। एंड इसी के बाद 11 आ रहा होगा, तो 11 आपने रखा तो -8 हो गया, +8 हो गया, 2 से डिवाइड कर दिया 4 हो गया, इसका मतलब 8 यहाँ पे 11 रखना है। फिर एंड 13, फिर उसका 15 एंड ऑड नंबर। अब ऑड नंबर एंड कहाँ हो, क्योंकि वो तो हमें पता नहीं है। यहाँ पर अगर कोई फाइनाइट सेट ए होता तो ये हो सकता है, जैसा अगर फाइनाइट सेट मान लीजिए 13 तक होता तो मैं 13 तक की वैल्यू रख सकता हूँ, उसके बाद हमारे कोई भी रिलेट नहीं करेंगे। तो ये ध्यान रखना है कि सेट फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है। अगर फाइनाइट है तो हमें यहाँ पे करना है कि उतने सारे नंबर ले लेने हैं जो सेट के अंदर दे रखे हैं, और इनफाइनाइट है तो आपको 3 4 निकाल के डॉट 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 इन्फिनिटी तक लिख देना है। प्लीज नोट डाउन। हाँ तो स्टूडेंट, हम लोगों ने अभी इक्विवेलेंस क्लास का एक एग्जाम्पल समझा था। अभी इक्विवेलेंस क्लास अगर इन केस आपको समझ में ना भी आया हो तो आपको एक्सरसाइज में भी जब क्वेश्चंस आएंगे उसमें इक्विवेलेंस क्लास पूछी जाएगी तो मैं वो दोबारा से बता दूंगा, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बाकी अभी हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं, एक्सरसाइज फर्स्ट RS अग्रवाल की, ठीक है, रिलेशन। इसका जो RS अग्रवाल अभी बुक तो किसी के पास नहीं आई होगी, तो आपको मैंने क्या किया है कि अपने ऐप में फ्यूचर एजुकेशनल पॉइंट के नाम से जो ऐप है, उस ऐप में जो लोग ऐड है वहाँ पर हमने उसको डाल दिया है, तो आप अपना PDF डाउनलोड कर लीजिए। और फ्यूचर एजुकेशन ग्रुप में भी मैंने डाला हुआ है, वहाँ पे PDF ही है, वो आप डाउनलोड कर लीजिए तो आपको एक्सरसाइजेस मिल जाएंगी। अभी हम एक्सरसाइज फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है R इक्वल टू दिया है -1, 1, 1, -2, 4 एंड 2, 4, ये आपको यहाँ पे दिया हुआ है। अभी मैं क्या करूँगा कि स्टार्टिंग में प्रीलिमिनरीज भी होंगी, मतलब 11th के क्वेश्चन होंगे, सिंपल होंगे, तो आपको लगेगा कि अरे ये तो बहुत ही सिंपल है, तो उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। उन लोगों को क्या करना है, उन लोगों को भी लेके चलना है जो 11th में रिलेशन छोड़ के आए हैं या नहीं समझ में आया था, तो इसलिए आप ध्यान से देखें। यहाँ आपसे फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा हुआ है डोमेन और रेंज निकालना है, बहुत ही सिंपल। डोमेन अगर मुझसे पूछा जा रहा है और 1 नंबर क्वेश्चन है ये, ठीक है, तो डोमेन में हम क्या करते हैं, फर्स्ट एलिमेंट उठा लेते हैं ऑर्डर पेयर के सारे, -1 1 -2 2, और ये ध्यान रखना होता है कि डोमेन भी एक सेट है, इस वजह से रेपिटेशन नहीं होना चाहिए, तो रेपिटेशन ना हो और एक नंबर को एक ही बार काउंट करना है। फिर सिमिलरली रेंज इक्वल टू 1, 4, क्यों? क्योंकि यहाँ 1 2 बार है तो एक बार लिया जाएगा, 4 2 बार है तो एक बार लिया जाएगा, दैट इज योर डोमेन एंड रेंज। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका? सेकंड क्वेश्चन में आपको बोला है R इक्वल टू A, सच दैट A इज प्राइम लेस देन 5, ये आपसे बोला हुआ है। अब लेस देन 5 बोला है, लेस देन इक्वल टू 5 नहीं बोला, तो इसका मतलब है 5 से छोटे सारे प्राइम उठा लेने हैं एक ही जगह और वो यहाँ रख देने हैं। तो वो क्या क्या हो सकते हैं, A इक्वल टू 2 हो सकता है और A इक्वल टू 3 हो सकता है, इसके अलावा तो कोई होगा नहीं प्राइम, क्योंकि प्राइम स्टार्ट with 2 और एंड विद 5 हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने लेस देन 5 बोला हुआ है, लेकिन यहाँ 5 लेना नहीं है, ध्यान रखना है। अब मैं एक एक करके यहाँ एलिमेंट रखूंगा तो R बनेगा, पहला मैंने 2 रखा तो 2 यहाँ भी रखना पड़ेगा, 2 का क्यूब इज 8 तो 2, 8 हो गया। फिर उसके बाद 3 रखूंगा तो यहाँ 27 हो जाएगा, 3, 27, तो डोमेन हुआ आपके पास 2, 3 एंड रेंज हुई 8, 27। नोट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी थर्ड क्वेश्चन इसका आप करेंगे, उसको आप लिख लीजिए, होमवर्क लिख लीजिए, उसको आप करेंगे क्योंकि उसमें लेस देन 10 प्राइम नंबर उठाने हैं और बिल्कुल सेकंड जैसा ही है, सिमिलर ही है, तो उसको मैं छोड़ रहा हूँ। फिर उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है कि एक R है हमारे पास, एक रिलेशन है x, y सच दैट x + 2y = 8,
और ये रिलेशन काम कर रहा है नेचुरल नंबर्स पे, रिलेशन ऑन एन लिखा हुआ है, रिलेशन ऑन एन, यानी नेचुरल नंबर ही आप यहाँ रख सकते हैं, ठीक है। अब आपको यहाँ पूछा गया है कि कैपिटल आर बताना है, डोमेन बताना है और रेंज बतानी है। नहीं, राइट डाउन द रेंज लिखा हुआ है, तो रेंज बतानी है। हम सारे कुछ निकाल लेंगे, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन करना कैसे है, सारे लोग ध्यान समझ लें जिन्होंने 11th में रिलेशन नहीं समझ में आया था या नहीं पढ़ा था, तो वो लोग भी ध्यान से देखें कि हम ऐसे क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करते हैं। मैं क्या करता हूँ, मैंने स्टूडेंट्स को पहले बताया हुआ है कि मैं यहाँ पे दो नेचुरल नंबर सोचूं और फिर उसके बाद ऐड करके देखूं और 8 आना चाहिए, तो बहुत टाइम लगता है। मैं क्या करूंगा, या तो x को y में चेंज कर लूंगा या y को x में चेंज कर लूंगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ से इस वाली इक्वेशन x प्लस 2y जो भी दी है वहां से y की वैल्यू निकाल ली, दैट इज 8 माइनस एक्स अपॉन 2, ये हमने यहाँ पे उठा ली, ठीक, और इसको यहाँ प्लेस कर दिया। तो x, 8 माइनस एक्स अपॉन 2, और ये हर बार याद रखना है, रिलेशन पूरे में कहीं पे भी आए, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव इक्विवेलेंस, कुछ में भी पूछा हो, ये पहले कर लेना है, ठीक है। सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल, क्लियर। अब वहां पर उसको साफ तौर पे कह रहा है कि यहाँ पे भैया नेचुरल नंबर होने चाहिए, x और y दोनों, तो इसका मतलब है ये भी नेचुरल हो और ये भी नेचुरल हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक एक करके वैल्यू रखेंगे। तो सबसे पहले मैंने r बनाया, पहले मैंने पहला नेचुरल नंबर रखा 1, अब यहाँ मैंने 1 रखा, तो यहाँ क्या आया, 8 माइनस 1 7, 7/2, 7/2 इज 3.5, 3.5 इज अ डेसिमल नंबर, नॉट अ नेचुरल नंबर। इसका मतलब है हम 1 नहीं रख सकते। तो ये आपने 1 रखने पे अगर कोई नेचुरली नंबर आपको मिल रहा तो रख सकते थे, लेकिन 1 रखने पे अगर कोई नेचुरल नंबर नहीं मिल रहा तो आप नहीं रख सकते। इसका मतलब हम सेकंड पे गए होंगे, तो हमने 2 रखा, 8 माइनस 2 इज 6, 6 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 3 बचेगा, और 3 इज द नेचुरल नंबर। इसका मतलब है कि यहाँ पर आपने क्या रखा है 2, तो यहाँ 2 रखना है और यहाँ 2 रखना है, और 2 रखने पे यहाँ वैल्यू क्या आएगी 3, तो 2,3 ऑर्डर पेयर हो गया, क्लियर है। नेक्स्ट 3 पे पहुंचे, 3 रखा, 3 यहाँ रखा, 3 रखने पे यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है 5, तो 5/2 2.5 हो गया, नहीं रख सकते हैं। इसका मतलब हम कहाँ पे गए होंगे, 4 पे गए होंगे, तो हमने यहाँ पे 4 रखा, फिर उसके बाद यहाँ 4 रखा, यहाँ हो गया 4, 2 से डिवाइड किया 2, तो 4,2, फिर उसके बाद हम कहाँ गए होंगे 5 पे गए होंगे, तो 5 रखा तो 3/2 मतलब 1.5, वो भी नहीं है नेचुरल नंबर, छोड़ दिया। 6 पे आ गए, 6 रखा, यहाँ भी 6 रखा, 8 माइनस 6 हो गया 2, और 2 से डिवाइड किया तो बचा 1, तो इसका मतलब है 6,1। इसके बाद हम 7 पे गए, 7 गया तो 1/2 हो गया, 1/2 यानी 0.5 विच इज नॉट अ नेचुरल नंबर। इसका मतलब 7 नहीं कर सकते, तो 8 पे जाएंगे, 8 रखने पे ये 0 हो जाएगा, और 0 भी नेचुरल नंबर नहीं होता। इसका मतलब है अब आगे नहीं जाना है, आपको आर यहीं क्लोज करना पड़ेगा। दोबारा समझ लीजिए ध्यान से, मैंने क्या किया, यहाँ पे किसी भी टाइप का कोई रिलेशन दिया है और उसमें 2 नेचुरल नंबर आपसे बोले गए हैं, या कोई इक्वेशन दी गई है 2 वेरिएबल्स की, तो आपको करना क्या है, आपको एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में चेंज कर लेना है, ठीक है, और उसके बाद आगे बढ़ना है, नहीं तो आप 2 नंबर एक साथ सोच नहीं पाओगे। तो क्या था, मैंने y की वैल्यू इस इक्वेशन को अलग से लिया, y की वैल्यू निकाली, उसे यहाँ पर y की जगह प्लेस कर दिया, लेकिन ये ध्यान रखा कि x और y मतलब ये दोनों नंबर जो है नेचुरल नंबर होने चाहिए, क्वेश्चन में बोला गया है, नहीं होंगे तो आप ले नहीं सकते। इसका मतलब हमने क्या किया, हमने एक एक करके वैल्यू रखी, पहले मैंने रखा 1 रखा, यहाँ 7/2 आया, 7/2 आया, तो इसका मतलब 7/2 डेसिमल नंबर है और नेचुरल नंबर में नहीं जाएगा, तो छोड़ दिया। फिर मैं 2 पे गया, 2 पे गया तो यहाँ 2 रखने पे 6 आया, 2 से डिवाइड किया तो 3 आया, तो ऑर्डर पेयर क्या बना 2,3, तो 2,3 आ गया। फिर उसके बाद मैं 3 पे गया, अब 3 पे यहाँ रखूंगा तो 5/2 आ जाएगा, 5/2 इज ऑल्सो नॉट ए नेचुरल नंबर, तो छोड़ दिया। तो इसका मतलब 4 रखा होगा, 4 रखा तो यहाँ 4 बचा, 2 से डिवाइड किया तो 2 बचा, तो यहाँ 4 पहले रख चुके थे और यहाँ 2 आ गया, तो 4,2 हो गया। अब हमने 5 रखा तो यार 3/2 हो गया, 3/2 भी डेसिमल नंबर नेचुरल नंबर नहीं जाएगा, इसका मतलब हम आगे बढ़े होंगे, तो इसका मतलब हमने 6 रखा होगा, 6 रखा, 8 माइनस 6 2 से 2 कैंसिल हुआ, बचा 1, तो 6,1 आ गया। अब आगे का कोई भी नंबर आप रखेंगे तो जो भी नंबर आएंगे वो नेचुरल नंबर नहीं है। जैसे 7 रखा 1/2 डेसिमल नंबर है, नहीं जाएगा। 8 रखा यानी 0 हो गया, 0 भी नेचुरल नंबर नहीं है तो ये भी नहीं जाएगा। फिर 9 रखा, तो अब जब आप 9 रख यानी 8 से बड़े नंबर रखना स्टार्ट करोगे तो नेगेटिव वैल्यू आने स्टार्ट हो जाएंगी, और नेचुरल नंबर में 0 और 0 से नीचे के कोई भी नंबर लाई नहीं करते, इसलिए हमें इसको यहीं पे रोकना पड़ेगा। क्लियर। अब हमसे बोला गया था भाई डोमेन निकालो, तो डोमेन क्या है 2 4 और 6, तो ये तो हो गया आपका डोमेन। फिर आपसे बोला भाई रेंज निकालो, तो रेंज क्या है 3 2 और 1, दैट्स योर आंसर, नोट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5,
उसे होम पर लगा लीजिए, क्योंकि वो बिल्कुल ऐसा ही है, ऊपर वाला x5 में था, ये a और b में है। आप खुद करके देखिए, आपको पता चल जाएगा कि कैसे होना है। जो मैंने अभी बताया था कि दो वेरिएबल की अगर इक्वेशन दी हुई है आपके पास लीनियर इक्वेशन, तो आपको एक को दूसरे में चेंज कर लेना है और उसे सॉल्व कर लेना है। इन केस आपको नहीं समझ में आया तो इससे पहले वाला जो क्वेश्चन मैंने कराया था उसको एक बार वीडियो में अच्छे से देख लीजिएगा, तो समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे पहुंचते हैं। सबसे पहले मैं 6 वाला क्वेश्चन आपको समझा देता हूँ, उसको देख लीजिए एक बार। यहाँ एक आर दिया हुआ है और बोला है आपसे आर में a कॉमा बी टाइप के ऑर्डर पेयर होने चाहिए, जिसमें b इक्वल टू मॉड ऑफ a माइनस 1 होगा, कॉमा a बिलोंग्स टू z माने इंटीजर होना चाहिए, एंड मॉड ऑफ a लेस देन 3 होना चाहिए। क्लियर कट। अब आपको डोमेन और रेंज फाइंड करना है इस क्वेश्चन 6 में। तो देखिए, सबसे पहला इसमें बहुत सारा डेटा दिया हुआ है और ऐसे डेटा आपको आगे भी मिलते रहेंगे। तो ये वैसे तो मैं 11 पे समझा चुका हूँ इस टाइप के डेटा को सॉल्व करना, लेकिन अभी फिर दोबारा से देखते हैं हम एक बार। हम इस टाइप का कभी भी कोई डेटा आए ना, तो हम स्टार्टिंग यहाँ से करते हैं, क्योंकि आपको अगर b निकालना है तो a रखना पड़ेगा, और ये हमें पता नहीं है, क्योंकि इतना ही पता है कि a इंटीजर है। अब a इंटीजर है तो a तो इनफाइनाइट हो गया इंटीजर, तो इसके लिए कोई कंडीशन अगर ना लगी होती तो कोई टेंशन नहीं थी, लेकिन लगी है तो मैं वहीं से स्टार्ट करना है। यहाँ क्या लगा हुआ है, तो मैं क्या कंडीशन कंसीडर करूंगा, लेट अस कंसीडर मॉड ऑफ a लेस देन 3। अब सवाल पैदा ये होता है कि हम इसे सॉल्व कैसे करें। तो आपने लास्ट ईयर इनइक्वालिटी पढ़ी हुई है, मैंने बोला भी था इनइक्वालिटी आगे 12th में या आगे के आने वाले जो एग्जाम्स हैं या जो भी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन सभी में काम आने वाली है, वो बहुत इंपॉर्टेंट भी है। फिलहाल मैं इसको एक बार डिफाइन कर देता हूँ कैसे सॉल्व होगा। ये है मैग्नीट्यूड। जब मैग्नीट्यूड लगता है कहीं पर तो वैल्यू पॉजिटिव कर देता है, लेकिन जब मैग्नीट्यूड पहले से कहीं लगा हो और अगर हमें उसे हटाना है और मैग्नीट्यूड के अंदर यानी मॉडुलस के अंदर कोई वेरिएबल पॉइंट पड़ा हुआ है, तो हमें ये नहीं पता कि वो वेरिएबल पहले पॉजिटिव था या नेगेटिव। तो जब भी आप मैग्नीट्यूड या मॉडुलस हटाते हैं तो दोनों साइन लेने पड़ते हैं, प्लस और माइनस। तो हम यहाँ पे कंडीशन बना लेते हैं। पहला a लेस देन 3 क्योंकि पॉजिटिव है ये, और दूसरा माइनस a लेस देन 3। क्लियर। एक बार पॉजिटिव है एक बार नेगेटिव, तो मैग्नीट्यूड आपने हटा दिया। अब लेकिन एक प्रॉब्लम और है, ये इनइक्वालिटी है। इनइक्वालिटी में जिसकी भी वैल्यू हम डिफाइन कर रहे हो या जिसकी भी वैल्यू हम निकाल रहे हो वो कभी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव। तो इसको हमें पॉजिटिव करना पड़ेगा, और इसको पॉजिटिव करने के लिए मैं इसमें माइनस का मल्टीप्लाई करूंगा। जब मैंने माइनस का मल्टीप्लाई किया तो ये पॉजिटिव हो गया और ये -3 हो गया और साइन रिवर्स हो जाएगा। क्लियर है। ये बात आप 11th में अच्छे से पढ़ चुके हैं कि जब हम किसी भी इनइक्वालिटी में -1 का मल्टीप्लाई या माइनस का डिवाइड करते हैं तो जो साइन होता है वो रिवर्स हो जाता है। और उसका रीजन क्या होता है, बहुत सिंपल रीजन है, जैसे मैं आपको समझा देता हूं। 2 इज लेस देन 3 लिखा हुआ है, ठीक। अब 2 लेस देन 3 है, तो अब मैं क्या करूंगा, इसमें माइनस का मल्टीप्लाई कर देता हूं, ठीक। अब मैं इसको देख के नहीं लगा रहा, मैं सोचिए जरा, 2 3 से छोटा है लेकिन -2 -3 से बड़ा होगा, ग्रेटर। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि हमने इस इनइक्वालिटी में माइनस का मल्टीप्लाई किया, साइन रिवर्स हो गया। यही लॉजिक यहाँ अप्लाई किया है। अब हम करेंगे कंबाइन। क्यों, ए बोला कि a -3 से ग्रेटर होना चाहिए और यहाँ बोला a लेस देन 3 होना चाहिए, तो मैं इन्हें कंबाइन करूंगा। इसका मतलब हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि वही बात है। क्या बोला था, a -3 से बड़ा हो तो -3 से बड़ा हो गया, बोला a 3 से छोटा हो तो a 3 से छोटा हो गया कंप्लीट। अब क्या करना है, अब आपको -3 से +3 तक के सारे इंटीजर उठा लेने हैं a के लिए, ठीक। क्यों, क्योंकि यहाँ इंटीजर ही बोला गया था। तो हमने a के लिए सबसे पहले एक सेट बनाया। पहला आएगा -2, फिर आएगा -1, फिर आएगा 0, फिर आएगा 1, फिर आएगा 2। अगर यहाँ इक्वल लगा होता तो मैं 3 भी लेना पड़ता, यहाँ इक्वल लगा होता -3 लेना पड़ता। देखो बोथ आर इंटीजर्स। -3 से -2 के बीच में सब इंटीजर्स होंगे नहीं, इसलिए उठाए भी नहीं है। अगर वो रियल नंबर बोलते तो हमें वो भी उठाने पड़ते, लेकिन उन्होंने क्या बोला, इंटीजर। इसका मतलब है स्टार्टिंग -2 से होगी, फिर -1, फिर 0, फिर 1 एंड 2। ये ए की पॉसिबिलिटीज हो गई। अब आपको क्या चाहिए, बी की भी पॉसिबिलिटीज चाहिए। तो अब बहुत सिंपल हो गया। अब आपको करना ये है कि एक एक नंबर उठाना है और यहाँ इस फॉर्मूले में रखना है। -2 रखा, -2 -1 -3 मोड से बाहर आया +3, तो पहली पॉसिबिलिटी 3 हो गई। फिर उसके बाद आपने यहाँ -1 रखा, -1 -1 -2 मोड से बाहर आया 2, दूसरा 2 हो गया। फिर आपने यहाँ 0 रखा, 0 -1 बचा, -1 का मैग्नीट्यूड हो गया +1 तो आया 1। फिर आपने यहाँ 1 रखा तो आया 0,
फिर आपने यहाँ 2 रखा है तो आया 1, और 1 आप पहले ही ले चुके हैं और सेट में रिपीटिशन अलाउड नहीं होता। तो ए और बी बन गए, और ए और बी आपसे पूछा क्या था, डोमेन और रेंज पूछे थे। तो आप सोचिए ऑर्डर्ड पेयर का पहला मेंबर क्या होता है, डोमेन, इसका मतलब है ये तो हो गया डोमेन, और दूसरा मेंबर क्या होता है, रेंज, तो ये हो गई रेंज, और दैट्स योर कंप्लीट आंसर। नोट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, फिर क्वेश्चन नंबर अब 7 वो आप करेंगे, होमवर्क डाल लीजिए इसको। नहीं आएगा तो आप क्वेरी में पूछ सकते हैं, मेरा व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के पास है ही। तो 7 वैसे सिंपल ही है, उसमें मैं समझा देता हूँ, एक बार आप देख लीजिए। उसमें बोला हुआ है कि r इक्वल टू a कॉमा 1/a, ये आपका ऑर्डर पेयर है। a एक नेचुरल नंबर होना चाहिए और 1 और 5 के बीच में होना चाहिए। इसका मतलब है 2 से स्टार्ट करना है, 2 3 4 लेना है, और a की जगह 2 3 4 रख देना है। तो आपको जो डोमेन मिलेगा वो 2 3 4 होगा, और जो रेंज मिलेगी वो 1/2 1/3 1/4 होगी। क्लियर। फिर उसके बाद 8th वाले क्वेश्चन, ये भी आप करेंगे, इसको भी होमवर्क डाल लीजिए। इसमें लेट r इक्वल टू a कॉमा b एंड a और b नेचुरल नंबर्स, b इक्वल टू a प्लस 5 और a लेस देन 4। 4 से छोटे नेचुरल नंबर उठा लेने, स्टार्ट विद 1, तो यहाँ 1 2 3 3 नंबर हो गए। अब इसको आपको b की इक्वल टू a प्लस 5 में एक करके नंबर रखना है, 1 रखना है, फिर 2 रखना है, फिर 3 रखना है, तो आपको b मिल जाएगा। ऑर्डर पेयर बन जाएंगे, डोमेन और रेंज निकाल लीजिए। अब मैं आता हूँ 9th वाले पे। 9th से जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड दे आर द सिलेबस ऑफ 12th, ठीक है, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फिलहाल आप 9th क्वेश्चन एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए, और मैं आपको पहले क्वेश्चन समझाऊंगा, उसके बाद हम इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे बोला हुआ है एस बी द सेट ऑफ ऑल सेट्स, एस बी द सेट ऑफ ऑल सेट्स, मतलब एस जो है उसमें सारे सेट्स रखे गए हैं, ए बी सी डी ई एफ एंड डॉट डॉट, सारे सेट्स रखे गए हैं। मतलब कोई सिंगल एलिमेंट नहीं रखा गया, जैसे मैंने ए रखा तो ए में कोई कम से कम एक एलिमेंट तो रहा होगा, ठीक है, या वॉइड भी हो सकता है, तो दिक्कत नहीं है, लेकिन हमने यहाँ पे इसी टाइप के सेट बना के रख दिए हैं यहाँ पर। अब आपसे बोला हुआ है कि आर एक रिलेशन है जो इस पर डिफाइंड है, तो आर इक्वल टू ए कॉमा बी, सेट्स हमेशा कैपिटल अल्फाबेट से शो किए जाएंगे, तो इसलिए ए कॉमा बी, और आगे बोला हुआ है ए इज प्रॉपर सेट ऑफ बी। दैट मैंने बताया भी था जब सेट थ्योरी पढ़ाई थी, दैट इज प्रॉपर सेट, सबसेट इक्वल लगा होगा, तो दैट इज प्रॉपर सेट ऑफ बी। और आगे लिखा भी हुआ है ए इज प्रॉपर सेट ऑफ बी, शो दैट आर इज ट्रांजिटिव नॉट रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक। सिंपल, बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको इस केवल मैंने जो बताया है उसको ध्यान से पढ़ लेना है। मैं रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव चेक करूंगा, मुझे ना तो कोई सेट याद रखने की जरूरत है ना कोई बनाने की जरूरत है। हम सिंपल रूल फॉलो करेंगे कि जो क्वेश्चन का रिलेशन है वो उठाऊंगा मैं, और जो हमारे रिफ्लेक्सिव क्वालिटी है वो उठाऊंगा, और देखूंगा दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं कि नहीं। सपोर्ट कर जाते हैं तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। पहला रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव क्या कहता है, रिफ्लेक्सिव ये कहता है कि भाई ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, तभी रिफ्लेक्सिव होगा। अब मैं देखता हूं कि भैया यहां पर क्या है कंडीशन, बोला ए कॉमा बी यहां आर में तभी आएगा जब इसे फॉलो करेगा, ठीक, तो इसका मतलब ए कॉमा ए आर में तभी जाएगा जब इसे फॉलो करेगा। तो चेक करते हैं जरा, ए इज प्रॉपर सेट ऑफ ए, क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि कोई भी सेट अपना ही सबसेट होता है, प्रॉपर सेट नहीं होता। क्लियर है? तो इसका मतलब है ए और ए आपस में इक्वल तो हो सकते हैं, लेकिन प्रॉपर सेट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि प्रॉपर सेट का मतलब क्या बोला था मैंने, सबसेट का मतलब है कि ए के सारे एलिमेंट बी में लाई करें, और समटाइम्स दे आर इक्वल। लेकिन प्रॉपर सेट में क्या होता है कि ए के सारे एलिमेंट बी में लाई करें और बी ए से ग्रेटर ही होगा। तो इस वजह से ए नॉट अ प्रॉपर सेट ऑफ ए, और अगर ए नॉट अ प्रॉपर सेट ऑफ ए, इसका मतलब है नॉट बिलोंग्स टू आर। आर में जाएगी? नहीं जाएगा, तो R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। पहली चीज आपने प्रूफ कर। क्लियर? अब हम पहुंचे सेकंड टाइप। सेकंड टाइप हमारा क्या था? सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या था? हमने इफ A कॉमा B बिलोंग्स टू R लिया, यानी A इज सबसेट ऑफ B है, ये हमने मान लिया, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था कि हमारे पास जो आर रिलेशन होता है उनमें से हम एक ऑर्डर पेयर उठा लेते हैं, तो हमने मान लिया वो जो ऑर्डर पेयर है वो ए कॉमा बी है, और अगर आर में है तो फिर कंडीशन लगी होगी। अब जरा इसी कंडीशन को मैं रिवर्स करके देखूंगा, देन
बी इज प्रॉपर सेट ऑफ ए, पॉसिबल है? नहीं होगा। क्यों? ए अगर बी का प्रॉपर सेट हुआ इसका मतलब है ए बी में लाई कर गया, यानी कि बी ए से बड़ा है, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि सेम कंडीशन में बी ए से छोटा हो जाए, पॉसिबल ही नहीं। ऐसा केवल और केवल तभी पॉसिबल है जब बी और ए आपस में बराबर हो, और ये तो हमसे बोला नहीं है। जैसे समझते हैं, मान लीजिए ए इक्वल टू 1 और बी इक्वल टू 1,2, तो इन हालातों में ए इज प्रॉपर सेट ऑफ बी। क्लियर बात? अब क्या सेम एग्जांपल में हम बी इज प्रॉपर सेट ऑफ ए बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। इसका मतलब है ए इज प्रॉपर सेट ऑफ बी तो ठीक है, बी इज प्रॉपर सेट नहीं होगा। इसका मतलब नहीं है, देन बी कॉमा ए नॉट बिलोंग्स टू आर। और अगर ऐसा होता है तो हम यहां लिखेंगे आर इज नॉट सिमेट्रिक। क्लियर? दो बातें हो गई, ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है और सिमेट्रिक भी नहीं है। अब हम आते हैं ट्रांजिटिव की तरफ। ट्रांजिटिव क्या होता है? ट्रांजिटिव में आपने लिया ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, तो उस हिसाब से ए इज सबसेट बी, ए प्रॉपर सेट ऑफ बी, नॉट सबसेट। एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, बी इज प्रॉपर सेट ऑफ सी। क्वेश्चन नंबर 2। अब मैं करूंगा दोनों को कंबाइन और देखूंगा कि ये मेरे रिजल्ट को सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा। देखिए कंबाइन कैसे करूंगा। देन ए प्रॉपर सेट ऑफ बी प्रॉपर सेट ऑफ सी, ये वाली बात हमने यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाई और ये बिल्कुल सही है। मैंने इसमें अपनी तरफ से कुछ नहीं किया, बोला ए बी का प्रॉपर सेट बी सी का प्रॉपर सेट, लिख दिया। अब जरा आप यहाँ से रिलेशन को चॉइस करिए, यहाँ से क्या रिलेशन बना, ए इज ऑल्सो ए प्रॉपर सेट ऑफ सी, बना कि नहीं? क्योंकि ए सबसे छोटा रहेगा और ए अगर बी में लाई कर रहा है बी सी में, तो इसका मतलब ए सी में लाई करेगा ही करेगा, इसलिए ए इज प्रॉपर सेट ऑफ सी हो गया। इसका मतलब है ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, सो आर इज ट्रांजिटिव। ओके स्टूडेंट्स, समझ आ गई बात? नोट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है पढ़ लीजिए एक बार। क्वेश्चन में बोला है कि कैपिटल ए एक सेट है जिसमें सारे पॉइंट्स हैं एक्स वाई प्लेन के, ठीक है, जिसमें ओरिजिन भी शामिल है, सारे के सारे पॉइंट्स। आपसे बोला गया है कि एक रिलेशन है P कॉमा Q बिलोंग्स टू A एंड OP इक्वल टू OQ। तो आपको बताना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है, या प्रूफ करना है। तो देखिए ध्यान से क्या करना है। लेट A be the, if not let, if A be the set of all points in XY plane and O be the origin, R equal to P comma Q such that OP equal to OQ। अब समझिए, सबसे पहले यहां आपसे बोला इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करना है, बात की बात है, या चेक करना है, सब बात में। पहले क्या करना है, बोले यहाँ P और Q क्या है, पॉइंट्स हैं, और O क्या है, ओरिजिन है, ठीक है। आपको वही पॉइंट्स R में रख सकते हो, मतलब वही पॉइंट्स के ऑर्डर्ड पेयर आप R में रख सकते हैं जो OP इक्वल टू OQ शो कर रहे होंगे, ठीक। और अगर OP इक्वल टू OQ नहीं होता है तो हम उन्हें वहां यहाँ नहीं रख पाएंगे। क्लियर है? तो देखिए कैसे सॉल्व होगा, बहुत सिंपल है ये भी। पहला रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव के हिसाब से क्या होगा, P कॉमा P बिलोंग्स टू R इफ। तो ऐसा कब होना चाहिए, ऐसा तब होना चाहिए जब ये कंडीशन वहां लग जाए। तो देखते हैं जरा, OP इक्वल टू OQ। क्यों? क्योंकि जब यहाँ P और Q था तो OP इक्वल टू OQ था, तो जब यहाँ P और P होगा तो OP इक्वल टू OP हो जाएगा, Q और Q होगा तो OQ इक्वल टू OQ हो जाएगा, और R होगा तो OQ R इक्वल टू OR हो जाएगा, एंड सो ऑन। कोई भी पॉइंट उठाएंगे तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि दे आर सेम डिस्टेंसेस। इसका मतलब R इज रिफ्लेक्सिव। इसके अलावा और कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको अपना थॉट करना है, थोड़ा सोचना है और अपने थॉट को वहां पे इंप्लीमेंट करना है, उठा के रख देना है, और कुछ नहीं करना है। सिंपल लॉजिक, P कॉमा P बिलोंग्स टू R होना चाहिए, हमने सोचा है ये।
अब वो होगा तब जब इसे सपोर्ट करेगा। तो OP इक्वल टू OP, क्यों? क्योंकि यहाँ जब P और Q था तो यहाँ OP इक्वल टू OQ था, और जब यहाँ P और P है तो OP इक्वल टू OP होना चाहिए, और होना भी चाहिए, दे आर सेम डिस्टेंस। क्लियर है? ओरिजिन से P तक की डिस्टेंस लेफ्ट में भी है, ओरिजिन से P तक की डिस्टेंस राइट में भी है, तो दे आर सेम। इसका मतलब R इज रिफ्लेक्सिव। सेकेंड पॉइंट, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या कहता है? इफ P, Q belongs to R, OP इक्वल टू OQ, ठीक? देन ये हमने कंसीडर किया है, पहला वाला तो कंसीडर ही करना है ना। अब रिवर्स करते हैं, OQ इक्वल टू OP, तो फिर Q, P belongs to R होगा ही होगा। क्यों? OP एक डिस्टेंस दो पॉइंट्स की, और OQ एक डिस्टेंस एक ओरिजिन से पॉइंट की, दूसरे पॉइंट की, ठीक? दोनों आपस में बराबर। क्लियर है? तभी तो P, Q, R में आपने उठाया होगा, जब दोनों बराबर रहे होंगे। तो OP अगर OQ के बराबर है तो फिर OQ OP के बराबर होना चाहिए, दे आर सेम हो गए, क्योंकि OP एक डिस्टेंस है, OQ एक डिस्टेंस है, दो अलग अलग पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस है, लेकिन हैं दोनों बराबर। तो इसका मतलब है जब OP OQ के बराबर है तो OQ OP के बराबर भी होगा ही होगा, और अगर हुआ तो Q, P भी R में बिलोंग कर जाएगा। कर गया मतलब R इज सिमेट्रिक। थर्ड पॉइंट पे आए हैं, थर्ड और लास्ट पॉइंट, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या कहता है? इफ P, Q बिलोंग्स टू R, मतलब OP इक्वल टू OQ, Q, R बिलोंग्स टू R, मतलब OQ इक्वल टू OR। अब दोनों को मैं करूंगा कंबाइन, OP इक्वल टू OQ इक्वल टू OR। सही बात है, देख लीजिए, OP OQ के इक्वल, OQ OR के इक्वल, तो तीनों इक्वल हो गए, और इसका मतलब एक फाइनल रिजल्ट क्या आया? OP इक्वल टू OR। इसका मतलब P, R भी बिलोंग करेगा कैपिटल R, और अगर ऐसा हुआ तो R इज ट्रांजिटिव रिलेशन। अब क्या हुआ? R रिफ्लेक्सिव भी निकल आया, सिमेट्रिक भी निकल आया, और ट्रांजिटिव भी निकल आया। तो इसका मतलब है R क्या हो गया? इक्विवेलेंस रिलेशन, और यही हमें यहाँ प्रूफ करना है। नोट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे बोला गया है कि एक सेट है S रियल नंबर्स का, और R में एक रिलेशन दिया है लेस देन इक्वल टू B। आपको प्रूफ करना है कि ये रिफ्लेक्सिव होगा, ट्रांजिटिव होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा, ठीक? देखिए क्वेश्चन नंबर 11 बोला S be the set of real numbers and R equal to A comma B such that A comma B belongs to real numbers and A less than equal to B। ये रही हमारे पूरे क्वेश्चन की कंडीशन। अब हम इसे एक एक करके अपनी कंडीशन में फिट बैठा लेंगे, हो जाएगी तो ठीक है, नहीं तो नहीं होगा। पहला रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव की कंडीशन में A लेस देन इक्वल टू A। अब आप सोचिए जो हमने लिखा है वो होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। लेस देन इक्वल टू, बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं, जबकि मैं बता चुका होता हूँ A लेस देन इक्वल टू, कहाँ होगा? A लेस देन इक्वल टू A, बिल्कुल होगा, क्योंकि लेस देन इक्वल टू हम बोल रहे हैं लेस देन और इक्वल टू होता है, यानी कि A लेस देन और इक्वल टू B। मतलब या तो हम ये कंडीशन तब उठा सकते हैं जब या तो A B से छोटा हो तब ले पाओगे, या A इक्वल टू B हो तब ले पाओगे। बात समझ में आ गई? तो इस वजह से A लेस देन इक्वल टू A का मतलब हुआ कि A लेस देन A तो नहीं होगा, बट A इक्वल टू A तो हो ही जाएगा, और A इक्वल टू A हो गया तो इसका मतलब है कि A कॉमा A R में पहुंच गया, और पहुंच गया मतलब R इज रिफ्लेक्सिव। सिंपल। सेकंड पॉइंट, सिमेट्रिक पे आ जाते हैं। सिमेट्रिक क्या कहता है? इफ A कॉमा B बिलोंग्स टू R मींस A लेस देन इक्वल टू B। ये मीनिंग हुआ कि A हमने एक ऑर्डर्ड पेयर उठाया, और वो ऑर्डर्ड पेयर R में से ही हमने उठाया, तो R में गए तब होगा जब A लेस देन इक्वल टू B रहेगा। अब मैं देखूंगा कि क्या रिवर्स पॉसिबल है, देन B लेस देन इक्वल टू A नहीं है। अब बहुत से लोग सोच रहे होंगे कैसे नहीं है? अभी आपने बोला A इक्वल टू B हो गया और B इक्वल टू A हो गया। भाई साहब, इक्वल वाली कंडीशन आप पहले ही ले चुके हो, इसलिए अब इक्वल वाली कंडीशन से कोई लेना देना नहीं है। अब आपको क्या रखना है, क्योंकि दो नंबर, अब ये एक नंबर था
ए जो है वो एक ही नंबर था, एक ही रियल नंबर था, जो भी होगा सेम होगा। बट ये क्या है, ए और बी दो अलग अलग रियल नंबर, और दो अलग अलग रियल नंबर या तो ए बी से छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है। अब हमने अपनी कंडीशन में छोटा माना है, ए लेस देन बी, तो इसका मतलब है वही सेम नंबर फिर बी लेस देन ए कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब बी कॉमा ए नॉट बिलोंग्स टू आर, तो आर इज नॉट सिमेट्रिक। बात समझ में आ गई? क्लियर है ना? यहां पर ये एक ही रियल नंबर है, यहां ये दो अलग अलग रियल नंबर है, और दो अलग अलग रियल नंबर में इक्वल तो पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब कंडीशन ऊपर वाली लेनी पड़ेगी, और ऊपर वाली कंडीशन अगर आप लेंगे तो वही सेम कंडीशन यहां फिट नहीं बैठेगी, क्योंकि ये दोनों बातें एक ही होंगी, क्योंकि नंबर दोनों चेंज हो जाएंगे। 1,2 है तो 1 इज लेस देन 2, ठीक बात है, लेकिन 2 इज लेस देन 1 पॉसिबल ही नहीं है। बात समझ में आ गई ना? इस वजह से कंडीशन डिनाई हो रही है, और ये सपोर्ट नहीं कर रही, नहीं कर रही मतलब सिमेट्रिक नहीं होगा। थर्ड पॉइंट पे आ जाएंगे। थर्ड पॉइंट है हमारा ट्रांजिटिव। क्या कहता है? इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर सच दैट ए लेस देन इक्वल टू बी, एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर सच दैट बी लेस देन इक्वल टू सी। दोनों को कंबाइन करो, a लेस देन इक्वल टू b लेस देन इक्वल टू c। अब ये है तीन अलग अलग नंबर a b c, तो ऑब्वियस सी बात है लिखेंगे हम इक्वल टू, बट होंगे नहीं, लेस देन वाली कंडीशन ही उठा सकते हो आप। a b से छोटा और b c से छोटा, तो दोनों में कंडीशन क्या बन गई? a लेस देन c लेस देन इक्वल टू c हो गया, क्योंकि लेस, मैं बार बार बोल रहा हूँ लेस देन और इक्वल टू, और इक्वल टू मतलब या तो लेस देन हो जाए या इक्वल हो जाए, बट लिखना तो दोनों को एक साथ पड़ेगा। क्लियर है ना? तो a लेस देन इक्वल टू c, और अगर ऐसा हुआ तो a कॉमा सी बिलोंग्स टू आर हो जाएगा, और इसलिए r इज ट्रांजिटिव। और यही आपको प्रूफ करना था कि r एक रिलेशन है जिसमें a लेस देन b और a और b रियल नंबर्स है, तो रिफ्लेक्सिव होगा, ट्रांजिटिव होगा, बट सिमेट्रिक नहीं होगा। क्लियर है? दोबारा से एक बार सुन लीजिएगा, एक पॉज करके और देख लीजिएगा, और उसके बाद फिर रिएक्ट करिए, क्योंकि एकदम चीजें नहीं समझ में आएंगी, लेकिन समझना है अगर तो आपको एक एक बात अपने दिमाग से सोचनी है कि मैंने जो बोला है, जो लिखा है वो सही है और मेरे समझ में आ रहा है कि नहीं। नहीं तो आप अपने तरीके से सोचिए और उसके बाद आगे बढ़िए, वरना बढ़िए मत आगे। एक एक चीज को बहुत ढंग से समझिए, क्योंकि आगे कुछ क्वेश्चन होमवर्क दूंगा मैं, वो आपको ही करने होंगे। फिलहाल नोट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट लेक्चर में मिल जाएगी आपको, लेकिन अभी फिलहाल लास्ट क्वेश्चन अच्छे से समझ लीजिए। अब ये एक ऐसा क्वेश्चन आया जिसमें आपसे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव पूछा तो गया है, लेकिन सेट फाइनाइट है। अभी तक सेट फाइनाइट नहीं था। कैसे करना है ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 में a इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 और r इक्वल टू a कॉमा b सच दैट a कॉमा b बिलोंग्स टू कैपिटल A एंड b इक्वल टू a प्लस 1, ये कंडीशन हमारे पास लिखी हुई है। आपसे बोला है ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव है, प्रूफ करिए। ठीक, पहली चीज तो हम इसको भी क्वेश्चन को वैसे ही कर सकते हैं जैसे हमने इनफाइनाइट वाले करे, लेकिन होता क्या है कि फाइनाइट वाले में आपको क्या करना है कि आप अपना एक रिलेशन बना लो और उसके बाद कंडीशन एक एक उसमें दिखाते जाओ, रीजंस देते जाओ, समझते जाओ, और ये देखते जाओ कि वो रीजन आपकी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं कर रहा। अगर कर रहा है मतलब रिलेशन ठीक है, नहीं तो नहीं है। देखते हैं कैसे, मतलब ये भी एक मेथड है, लेकिन इनफाइनाइट में नहीं चलेगा, क्योंकि इनफाइनाइट में इनफाइनाइट एलिमेंट्स होते हैं, पता नहीं है कहाँ रुकना। ठीक, तो हमने यहाँ पे आर बनाया, मैंने बोला था कि b इक्वल टू a प्लस 1 है, वो हम यहाँ रख लेंगे a कॉमा a प्लस 1। क्लियर? सच दैट a बिलोंग्स टू कैपिटल A, r इक्वल टू करली ब्रैकेट, पहले मैंने रखा 1 और 1 2, तो 1 कॉमा 2 हो गया, फिर उसके बाद रखा 2 कॉमा 3 हो गया, 3 कॉमा 4 हो गया, 4 कॉमा 5 हो गया, 5 कॉमा 6 हो गया, और 6 कॉमा 7 हो गया। क्लियर है? कंप्लीटेड, सारे आर में कंप्लीट बन गई कंडीशन। अब क्या करना है? अब आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव एक बार सोचना है। पहला बोला रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव क्या कहते हैं? रिफ्लेक्सिव क्या कहता है? देखिए 1 2 3 4 5 6 बिलोंग्स टू A, यही है नेम है, और इसका मतलब है 1 1 2 2 3 3 डॉट 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 6 6, ये आर में होने चाहिए। यही मीनिंग है? एक भी नहीं है, एक भी नहीं है। मान लीजिए 1 1 होता बाकी ना होते तो भी नहीं,
112233 होता, बाकी के ना होते तो भी नहीं, मतलब एक भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, सारे होने चाहिए, मतलब होने के लिए सब होने चाहिए, ना होने के लिए एक ही काफी है यानी, और इसमें तो एक भी गया ही नहीं, इसलिए नॉट बिलोंग्स टू आर। नॉट बिलोंग्स टू आर मतलब आर इज नॉट रिफ्लेक्स। सिंपल फाइनाइट की केस की बात हो रही है, नॉट इनफाइनाइट। इनफाइनाइट तो वैसे ही करता है जैसे मैंने बताया है, फाइनाइट। फिर सेकंड आया सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक क्या कहता है? सिमेट्रिक कहता है कि कोई भी एक एलिमेंट हमने ऑर्डर पेयर उठा लिया, बिलोंग्स टू आर, तो फिर 2,1 भी आर में होना चाहिए, है नहीं। 1,2 लोगे तो आर में मिलेगा, लेकिन 2,1 आर में नहीं मिलेगा। सिमिलरली 2,3 के लिए भी यही होगा, 3,4, 4,5, 5,6, 6,7। सपोज 1,2 का मिल गया होता और 2,3 का ना मिले, तब भी नहीं होगा। समझा चुका हूं मैं कि जितने भी ऑर्डर्ड पेयर की यहाँ बात हुई है, उनके रिवर्स ऑर्डर्ड पेयर सबके होने चाहिए, या तो फिर बात ही ना हुई हो। तो इसीलिए हमने एक करके दिखा दिया, सारे तो नहीं कर सकते हम। 1,2 बिलोंग्स टू आर बट 2,1 नॉट बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब आर इज नॉट सिमेट्रिक। क्लियर कट। फिर आए हम थर्ड वाले पे। थर्ड वाला होता है ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव क्या कहता है भाई? मैंने एक 1,2 बिलोंग्स टू आर ले लिया और एक 2,3 बिलोंग्स टू आर ले लिया, दो उठा लिए। उठाने को आप 2,3, 3,4 उठा सकते हो, 3,4, 4,5 उठा सकते हो, 4,5, 5,7, 5,6 और 5,6,7 उठा सकते हैं। क्लियर है? तो हमने क्या किया, हमने ये ध्यान रख के उठाया है कि जिस पे ये एंड हो रहा है उसी से अगला शुरू होना चाहिए। ये वो दो उठाने हैं। 1,2 बिलोंग्स टू आर, 2,3 बिलोंग्स टू आर। अब 1,2 रिलेट, 2,3 रिलेट, मतलब 1 2 पे जा रहा है, 2 3 पे जा रहा है, तो इसका मतलब 1 का से रिलेट होना चाहिए 3 से, यानी 1,3 भी आर में होना चाहिए था। क्लियर है? अगर आप ये दोनों उठाते तो 2 और 4 आर में होना चाहिए था, अगर आप ये दोनों उठाते तो 3 और 5 आर में होना चाहिए था, अगर आप ये दोनों उठाते तो 4 और 6 आर में होना चाहिए था, अगर आप ये दोनों उठाते तो 5,7 आर में होना चाहिए था। हमारे केस में 1,3 आर में है, नहीं है, मतलब नॉट बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब आर इज नॉट ट्रांजिटिव। क्लियर? समझ आ रही बात? नोट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थी आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज। आप इस पूरे वीडियो को एक बार ध्यान से देखिएगा और उसके बाद इस एक्सरसाइज को दोबारा अपने तरीके से लगाइए। मेरे मेथड जो मैंने करवा दी है उसको साइड में रख दीजिए। पहले आप मैंने जो मेथड समझाए हैं समझ लो एक बार, उसके बाद डेफिनेशन सामने रखो, पढ़ लो उसको, और उसके बाद उसे इंप्लीमेंट करते जाओ। और आपके यहाँ पर फर्स्ट एक्सरसाइज में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो 9, 10, 11, 12 भी है। ऊपर वाले तो प्रिलिमिनरीज है, वो आप करो या ना करो वो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो 11 के थे, मैंने एक बार रिवाइज करा दिया। फिर 9, 10, 11, 12 को आप एक बार रिवाइज जरूर कर लें, क्योंकि नेक्स्ट एक्सरसाइज अब नेक्स्ट लेक्चर में आपको मिल जाएगी। और उसके बाद में आपको मैंने बोला था मैं शीट दूंगा, ठीक है, जो कि अपन 11th में ऑफलाइन में भी यही करते थे, पहले भी हम लोग यही करते थे। तो एक एक चैप्टर के बाद आपको शीट मिलती जाएगी, वो पीडीएफ में आपको ऐप में डालता जाऊंगा, वो आप डाउनलोड कर लीजिए। और फिर उस जो ऐप में जो मैं पीडीएफ डालूंगा, उस पीडीएफ में एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होंगे जो थोड़े हायर ऑर्डर थिंकिंग वाले होंगे। क्लियर है? और वो भी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है? ओके, चलिए बाय बाय।